नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायो हब बाय वीरेंद्र सर पर। दोस्तों, कल अपन जो अनिवार्य पोषक तत्व हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे। पादपों के लिए अनिवार्य पोषक तत्वों की संख्या हमने 17 बताई थी कि 17 अनिवार्य पोषक तत्व होते हैं। इनको अपन ने दो भागों में बांटा था, वृहद पोषक तत्व और लघु पोषक तत्व। वृहद पोषक तत्व में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये 9 तत्व थे। और लघु में 8 तत्व थे, इसमें बोरोन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, निकल और फेरस। ये हमारे लघु पोषक तत्व थे। आज हम अनिवार्य पोषक तत्वों को उनके कार्य के आधार पर डिवाइडेशन पढ़ेंगे कि उनके कार्य के आधार पर इन अनिवार्य पोषक तत्वों को किस तरह से बांटा जाता है। जो साथी नहीं जुड़े हैं वे हमारे YouTube चैनल बायो हब बाय वीरेंद्र सर को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। हाँ भाई, अनिवार्य पोषक तत्व कितने हैं? 17 अनिवार्य पोषक तत्व। अनिवार्य पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? 17 अनिवार्य पोषक तत्व है। अब इन अनिवार्य पोषक तत्वों को उनके कार्य के आधार पर डिवाइड किया जाता है। इसका पहला अपन पढ़ रहे हैं कि संरचनात्मक तत्व। संरचनात्मक तत्व पादपों के अंदर विभिन्न जैव उत्पादों को बनाने के लिए, पादपों में विभिन्न जैव उत्पादों को बनाने के लिए कुछ तत्व होते हैं जो संरचनात्मक तत्व की भूमिका निभाते हैं, अर्थात जैव उत्पादों को बनाते हैं। उन्हें हम संरचनात्मक तत्व कहते हैं। ये तत्व है किस किस का निर्माण करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, प्रोटीन का, डीएनए का, आरएनए का। इनके निर्माण में काम आने वाले जो तत्व हैं उनको हम संरचनात्मक तत्व कहते हैं। इनके अंदर मुख्यतया कौन कौन से तत्वों को सम्मिलित किया जाता है? कार्बन को, हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को और नाइट्रोजन को। तो इन 4 तत्वों को अपन कौन से तत्व भी कहते हैं? संरचनात्मक तत्व। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये तत्व हैं विभिन्न प्रकार के जैव उत्पाद जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए आदि बनाने में काम लिए जाते हैं। दूसरा आते हैं नंबर 2, ऊर्जा संबंधी तत्व। ऊर्जा संबंधी तत्व यानी वे तत्व जिनसे पादपों को ऊर्जा प्राप्त होती है, अर्थात पादप है वे उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ऊर्जा बनाते हैं। जैसे हम बात करें ऊर्जा किस रूप में होती है? एटीपी के रूप में। पादपों में ऊर्जा किस रूप में होती है? एटीपी के रूप में। तो एटीपी के अंदर जो फास्फोरस है वो क्या हो गया? ऊर्जा संबंधी तत्व हो गया। ऐसे ही क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल, इसका मुख्य केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है? मैग्नीशियम। तो फास्फोरस और मैग्नीशियम को ऊर्जा संबंधी तत्व कहते हैं। तीसरा होता है एंजाइम सक्रियक तत्व। एंजाइम सक्रियक तत्व यानी वे तत्व जो एंजाइमों को सक्रिय करते हैं, अर्थात एंजाइमों को सक्रिय करके विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाओं को संपन्न कराते हैं। क्या कहलाते हैं? एंजाइम सक्रियक तत्व कहलाते हैं। हाँ भाई, एंजाइमों को सक्रिय करते हैं, निष्क्रिय करने का काम करते हैं। इनके अंदर कौन कौन आते हैं? मैग्नीशियम आता है, मैग्नीज आता है, जिंक आता है और मोलिब्डेनम आता है।
ये 4 तत्व किस में आते हैं? एंजाइम सक्रियक तत्वों में आते हैं। ध्यान रखना, मैग्नीशियम दोनों में आ गया है। तो एंजाइम सक्रियक तत्व कौन कौन से हैं? मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक और मोलिब्डेनम एंजाइम सक्रियक तत्व की भूमिका निभाते हैं। कुछ तत्व होते हैं जो परासरणी सांद्रता मेंटेन करते हैं, यानी कोशिका की परासरणी सांद्रता को बनाए रखने का काम करते हैं। इनके अंदर आता है एक तो पोटेशियम आता है और एक आता है कैल्शियम। पोटेशियम और कैल्शियम परासरणी सांद्रता को बनाए रखने वाले तत्व हैं। तो कार्य के आधार पर हमने जो अनिवार्य पोषक तत्व हैं उनको 4 भागों में बांट दिया। संरचनात्मक तत्व, ऊर्जा संबंधी तत्व, एंजाइम सक्रिय तत्व और परासरणी सांद्रता को बनाए रखने वाले तत्व। हाँ भाई, अब हम अनिवार्य पोषक तत्वों में से अगर हम बात करें 4 तत्व, अनिवार्य पोषक तत्व कितने हैं? 17 है। 17 में से 4 तत्व कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। यानी अनिवार्य पोषक तत्वों में से जो 4 तत्व हैं वो मृदा की बजाय यानी ये तत्व है मृदा की बजाय कहां से? वायुमंडल से या फिर जल से ग्रहण किए जाते हैं। ग्रहण करते हैं पौधे इन 4 तत्वों को, यानी इसको कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, हाइड्रोजन को जल के रूप में, ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी ग्रहण कर लेंगे। जल के अंदर भी ऑक्सीजन का परमाणु है और वायुमंडल से ऑक्सीजन के रूप में भी ग्रहण कर लेते हैं। और ये नाइट्रोजन को वायुमंडल से नाइट्रेट आयनों के रूप में ग्रहण किया जाता है। ठीक है भाई, तो ये जो 4 तत्व है वो मृदा की बजाय वायुमंडल या जल से ग्रहण किए जाते हैं। इसलिए इन 4 तत्वों को कुछ वैज्ञानिक अखनिज तत्व भी कहते हैं। इन 4 तत्वों को कुछ वैज्ञानिक अखनिज तत्व भी कहते हैं। कुछ वैज्ञानिक इन 4 तत्वों को क्या कहते हैं? अखनिज तत्व। लेकिन हम बात करें कि उच्च श्रेणी के जो पौधे होते हैं उनमें जो नाइट्रोजन है, कौन भाई? नाइट्रोजन, ये वायुमंडल से सीधे अवशोषित नहीं की जाती। यानी सीधे वायुमंडल से पौधे नाइट्रोजन को अवशोषित नहीं कर पाते। इस नाइट्रोजन को भाई मृदा के सहयोग से, नाइट्रोजन को किसके सहयोग से? मृदा के सहयोग से प्राप्त किया जाता है। मृदा के सहयोग से प्राप्त किया जाता है, यानी इसमें मृदा का सहयोग है नाइट्रोजन को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन सीधे डायरेक्ट वायुमंडल से अवशोषित नहीं हो पाती है। यानी वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधे पौधे उपयोग नहीं कर पाते हैं। नाइट्रोजन नाइट्रेट, नाइट्राइट या अमोनियम आयनों के रूप में पादप अवशोषित करते हैं। इस कारण भाई नाइट्रोजन सीधे अवशोषित नहीं कर पाते, अर्थात नाइट्रोजन को पौधे मृदा के सहयोग से प्राप्त करते हैं। इस वजह से अब इसका नंबर क्या हो जाता है? कट हो जाता है। नाइट्रोजन का नंबर क्या हो जाता है? कट हो जाता है। तो अखनिज तत्व कितने बच जाते हैं? 3 ही बच जाते हैं। तो अखनिज तत्व कितने हैं? 3 है। अखनिज तत्वों की संख्या अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे? 3 है। अगर आपसे पूछे नाइट्रोजन को अखनिज तत्व क्यों नहीं माना जाता, या कुछ वैज्ञानिक नाइट्रोजन को अखनिज तत्व मानते हैं, कुछ वैज्ञानिक नहीं मानते, तो आप कहोगे नाइट्रोजन है वो सीधे वायुमंडल से ग्रहण नहीं की जा सकती। नाइट्रोजन को पौधे
मृदा के सहयोग से प्राप्त करते हैं। इस वजह से अखनिज तत्वों में इसको सम्मिलित ना करके खनिज तत्वों में ही सम्मिलित किया जाता है। अब बच गए कितने, मतलब 3 ये हो गए और 14 बच गए, यानी शेष 14। शेष अब कितने बच गए, 14 तत्व। शेष जो 14 तत्व है वो कैसे तत्व कहलाते हैं, खनिज तत्व कहलाते हैं। कैसे तत्व कहलाएंगे, खनिज तत्व कहलाते हैं। अखनिज तत्वों में कार्बन व ऑक्सीजन, अभी अपन बात कर रहे थे अखनिज तत्वों में कार्बन व ऑक्सीजन को पौधे CO2 व O2 के रूप में वायुमंडल से तथा हाइड्रोजन को जल के रूप में पौधे प्राप्त करते हैं। अब पादपों में वृहद व सूक्ष्म पोषक तत्वों की भूमिका क्या है। हाँ भाई, पादपों में वृहद एवं सूक्ष्म पोषकों की भूमिका, क्या क्या भूमिका करते हैं, यानी अनिवार्य पोषक तत्व पादपों में संपन्न होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करने के काम में लिए जाते हैं। अनिवार्य पोषक तत्व यानी पादपों में विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाएं संपन्न करते हैं। इन पोषक तत्वों की उपलब्धता, उपयोगिता, न्यूनता व अधिकता से विभिन्न प्रकार के पादपों पर प्रभाव उत्पन्न होते हैं। अब इन 17 पोषक तत्वों को हम कम से एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन इन 3 अखनिज पोषक तत्वों को पढ़ेंगे, यानी एक साथ ही तीनों तत्वों को 1 2 3 के रूप में, किस किस को, कार्बन को, हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को, इनको अपन एक साथ पढ़ेंगे और बाकी को अपन अलग अलग पढ़ेंगे। अब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 तत्व अपन एक साथ पढ़ रहे हैं, इनको अखनिज तत्व भी कहते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे हैं, अखनिज तत्व हैं, लेकिन इनको अनिवार्य पोषक तत्वों में सम्मिलित किया जाता है। आपको पता है ये अनिवार्य पोषक तत्व हैं। पादपों में इनकी आपूर्ति की बात अपन ने की थी अभी थोड़ी देर पहले। कार्बन की आपूर्ति CO2 के रूप में, ऑक्सीजन की आपूर्ति O2 व CO2 के रूप में, यानी CO2 में भी ऑक्सीजन का परमाणु है और वायुमंडल से O2 के रूप में, और हाइड्रोजन की आपूर्ति जल के रूप में पौधे करते हैं। यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की आपूर्ति पौधे वायुमंडल से और जल से कर लेते हैं। सामान्यतया पादपों में इनकी कोई कमी नहीं होती है। सामान्यतया पादपों में इनकी कमी नहीं होती। ध्यान रखना भाई, अगर आप बात करोगे कि भाई जल की कमी हो गई, तो जल की कमी हो गई तो इसका मतलब सीधी सी बात है पौधा सूख ही जाएगा, मर ही जाएगा पौधा। अतः सामान्यतः पादपों में इनकी कोई कमी नहीं होती है। ये वायुमंडल से, ये भी वायुमंडल से, और ये पौधे भाई जल के रूप में ग्रहण करते हैं। अब अपना नेक्स्ट आता है 4th, 3 अपन ने एक साथ पढ़ लिए। चौथा आता है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। यानी पौधे हैं ना, उनको सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। पादपों को नाइट्रोजन की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। पादप इसे मृदा से किस रूप में, नाइट्रेट के रूप में, किस रूप में भाई, नाइट्रेट के रूप में। पादप इसे मृदा से नाइट्रेट के रूप में, ये अधिकांश है, बहुत ज्यादा, यानी अधिकांशतः नाइट्रोजन किस रूप में अवशोषित की जाती है, नाइट्रेट के रूप में। दूसरा नाइट्राइट के रूप में, NO2- किस रूप में, नाइट्राइट के रूप में। ये कम,
ज्यादा किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में, कम नाइट्राइट के रूप में, और कभी कभी अपवाद स्वरूप अमोनिया या अमोनियम आयन NH4+ के रूप में अवशोषित करते हैं। यानी पौधे अधिकांशतया नाइट्रोजन है वो नाइट्राइट के रूप में, कम नाइट्रेट के रूप में अधिकांश नाइट्रोजन है नाइट्रेट के रूप में, कम नाइट्राइट के रूप में, और अपवाद स्वरूप अमोनियम के रूप में अवशोषित करते हैं। नाइट्रोजन है वो पादपों के अंदर विभाजनशील क्षेत्र, कलिकाओं के स्फुटन, अमीनो अम्लों के निर्माण, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, पर्णहरित, विटामिन, हार्मोन आदि बनाने में काम में आती है। अब हम बात करें कि यूरिया क्या है? एक रासायनिक उर्वरक है। तो रासायनिक उर्वरक के रूप में हम यूरिया का उपयोग करते हैं, जो नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत है। यूरिया में नाइट्रोजन कितनी होती है? 46% नाइट्रोजन होती है। यूरिया के अंदर नाइट्रोजन कितनी होती है? 46%। इसका 46% नाइट्रोजन जो अपन बैग लेके आते हैं यूरिया का, उस पर भी लिखा होता है 46% नाइट्रोजन। हाँ भाई, नाइट्रोजन पौधे मृदा से किस रूप में है? नाइट्राइट या अपवाद स्वरूप अमोनियम के रूप में ग्रहण करते हैं। यूरिया इसका प्रमुख स्रोत है, जो रासायनिक उर्वरक है, जिसमें नाइट्रोजन कितनी होती है? 46%। अब नाइट्रोजन के न्यूनता के लक्षण क्या है? न्यूनता के लक्षण, अगर न्यूनता हो जाती है पादपों में तो किस तरह के लक्षण प्रकट करते हैं पौधे? तो अपन पहला लक्षण की बात करें तो एक तो हरिमाहीनता होती है। हरिमाहीनता यानी पौधे का जो पर्णहरित है वो विघटित होने लग जाता है, और पौधा है वो मतलब हरे से पीलापन आने लग जाता है। यानी पौधा है उसका पर्णहरित विघटित होने लग जाता है, और पर्णहरित के विघटन से रंग है, नाइट्रोजन की कमी के कारण हरिमाहीनता होगी, पर्णहरित का विघटन होगा, और पर्णहरित के विघटन से गुलाबी रंग की पत्तियां बन जाती। कैसे रंग की? गुलाबी रंग की पत्तियां हो जाती हैं। और ये गुलाबी रंग क्या है? कौन सा वर्णक है? एंथोसाइनिन वर्णक के कारण पत्तियों का रंग कैसा दिखाई देने लग जाता है? गुलाबी दिखाई देने लग जाता है। हरिमाहीनता होगी यानी पर्णहरित का विघटन होगा, पर्णहरित के विघटन के कारण एंथोसाइनिन बनेगा, और एंथोसाइनिन से पत्तियां कैसी दिखाई देने लग जाती हैं? गुलाबी दिखाई देने लग जाती हैं। पार्श्व कलिका, बगलों में जो कलिकाएं निकलती हैं वो नहीं निकलती, पार्श्व कलिकाएं नहीं निकलती हैं, और संपूर्ण पादप की वृद्धि घटने से पौधा कैसा रह जाता है? बोना रह जाता है। पौधा कैसा रह जाता है? बोना रह जाता है। दोबारा से समझो, न्यूनता के लक्षण, नाइट्रोजन की कमी से पत्तियों में हरिमाहीनता उत्पन्न होती है, अर्थात पत्तियों में पाए जाने वाला जो पर्णहरित है वो विघटित होने लग जाता है, और पर्णहरित के विघटन से नाइट्रोजन की कमी के कारण एंथोसाइनिन बनता है, और एंथोसाइनिन के कारण पत्तियां कैसा रंग ग्रहण कर लेती हैं? गुलाबी रंग। नाइट्रोजन की कमी से पार्श्व कलिकाओं में स्फुटन नहीं होता, अर्थात पार्श्व कलिकाएं नहीं निकलती हैं, और संपूर्ण पादप की जो वृद्धि है वो अवरुद्ध हो जाने से पौधा कैसा रह जाता है? बोना रह जाता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं अगला पॉइंट, फास्फोरस। सॉरी, 5वां नंबर आ जाएगा। 5वां तत्व है फास्फोरस। हाँ भाई, फास्फोरस पादप हैं। फास्फोरस को पादप मृदा से
फास्फेट आयन के रूप में। कौन से आयन के रूप में? फास्फेट आयन के रूप में। फास्फेट आयन H2PO4 माइनस और एक होता है HPO4 माइनस, यानी इस रूप में पादप इसे अवशोषित करते हैं। फास्फोरस को पौधे मृदा से फास्फेट आयन कौन कौन से हैं? H2PO4 माइनस और HPO4 माइनस के रूप में अवशोषित करते हैं। हाँ भाई, अगर हम बात देखें पौधों में फास्फोरस कितना होता है? शुष्क भार का 0.2 से 0.8% क्या होता है? फास्फोरस होता है। फास्फोरस पादप के शुष्क भार का कितना होता है? 0.2 से 0.8% होता है। फास्फोरस क्या क्या बनाता है? फास्फोलिपिड बनाने के कारण फास्फोलिपिड, ये न्यूक्लिक एसिड को एंजाइम NADP ATP ये बनाने के काम में आता है। फास्फोरस है वो विभिन्न प्रकार के उत्पाद कौन कौन से? फास्फोलिपिड, न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लिक एसिड, कोएंजाइम, NAD यानी निकोटिनियमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और निकोटिनियमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट और एडोसिन ट्राइफास्फेट के निर्माण में फास्फोरस काम में आता है। अब हम बात करें कोएंजाइम, ये कोएंजाइम NAD और NADP, कोएंजाइम NAD और NADP ये प्रकाश संश्लेषण में किसमें काम आते हैं? प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस में और श्वसन में काम आते हैं। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में ये काम में आते हैं। विभिन्न प्रकार की उपोपचय अभिक्रियाओं को संपन्न करने के लिए कोएंजाइम A, NAD, NADP का उपयोग किया जाता है। ATP एक प्रकार की ऊर्जा होती है। अब नाइट्रोजन की न्यूनता के लक्षण। अब ये न्यूनता के कारण क्या क्या होता है? फास्फोरस के यानी पादपों का तना एक तो क्या रह जाएगा? बोना रह जाएगा। कमी से पादपों का तना बोना रह जाएगा और गहरे रंग का होगा। पौधा कैसा होगा? गहरे रंग का, यानी पौधा बोना हो जाता है और गहरे रंग का हो जाता है। दूसरी बात हम करें, पत्ती व तने में कौन सा वर्णक? वही एंथोसाइनिन वर्णक बनता है। एंथोसाइनिन वर्णक का निर्माण होता है। अत्यधिक न्यूनता के कारण, अत्यधिक न्यूनता हो जाए तो पत्तियों में, फलों में ऊतक क्षय क्षेत्र बन जाता है। ऊतक क्षय क्षेत्र बन जाता है यानी ऊतकों का क्षय हो जाता है, यानी ऊतक अपघटित तो हो जाते हैं। यानी अत्यधिक फास्फोरस की कमी से पत्तियों में, जैसे अपन बात करें, कभी पत्तियों में आपने देखा हो ये पत्ती है और इसमें बीच बीच में एक धब्बा टाइप में बन जाएगा और वो वहां से पत्तियां सूख जाती हैं। इस तरह से पत्तियां इन जगहों से सूख जाती हैं, यानी यहाँ का ऊतक है वो अपघटित हो जाता है। कैम्बियम की एधा है वो, यानी एधा सक्रियता घट जाती है। एधा की सक्रियता घट जाती है और पत्तियां विकृत हो जाती हैं। पत्ती कैसी हो जाती हैं? विकृत अर्थात मुड़ जाती हैं एक तरीके से, जो उनका जो वास्तविक आकार है उससे चेंज हो जाती है। पत्तियां विकृत हो जाती हैं। पत्तियां क्या हो जाती हैं? विकृत हो जाती हैं। दोबारा से समझो, फास्फोरस को पौधे मृदा से फास्फेट आयनों के रूप में अर्थात H2PO4 या HPO4 के रूप में अवशोषित करते हैं। ये पादपों के शुष्क भार का कितना होता है? फास्फोरस 0.2 से 0.8%।
ये किस किस के निर्माण में काम आता है? फास्फोलिपिड के निर्माण में, न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में, कोएंजाइम के निर्माण में, एनएडी यानी न्यूक्लियोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड के निर्माण में, और निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट के निर्माण में, और एटीपी के निर्माण में काम में आता है। अब ये तीन चीज कोएंजाइम ए, एनएडी और एनएडीपी, ये प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में काम में आते हैं। इसकी कमी से पौधे बौने रह जाते हैं, गहरे रंग के हो जाते हैं, क्योंकि ये एंथोसायनिन वर्णक बन जाता है। अत्यधिक न्यूनता के कारण पत्तियों और फलों में ऊतक क्षय क्षेत्र बन जाता है, एधा की सक्रियता घट जाती है, पत्तियां कैसी हो जाती हैं? विकृत हो जाती है। अगला हम देखते हैं, छठा हमारा नंबर आता है कैल्शियम का। किसका? कैल्शियम। हाँ जी, पादप मृदा से इसे एपेटाइट कैल्साइड, मृदा से इसे एपेटाइड कैल्साइड, डोलोमाइट अयस्कों के रूप में, ये अयस्क हैं किसके? कैल्शियम के, अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। यानी कैल्शियम है वो मृदा में किस रूप में पाया जाता है? मृदा में ये एपेटाइट, कैल्साइड और डोलोमाइट के रूप में। जैसे आपने कभी सुना होगा, जैसे लोहे का अयस्क होता है हेमेटाइट, ऐसे ही कैल्शियम का जो अयस्क है, अयस्क और खनिज भी होते हैं जो मृदा से खोद के निकाले जाते हैं, और जिस खनिज में जिस तत्व की मात्रा अधिक होती है उसे उसका अयस्क बोलते हैं। यानी इन डोलोमाइट के अंदर कैल्शियम सर्वाधिक होने के कारण ये कैल्शियम का अयस्क है। तो ये कैल्शियम इन अयस्कों के रूप में पाए जाते हैं। पौधे कैल्शियम को मृदा से, पौधे कैल्शियम को मृदा से Ca2+ आयन के रूप में, यानी कैल्शियम आयन के रूप में अवशोषित करते हैं। ये कोशिका भित्ति के मध्य पट्टी का, यानी कोशिका डिवाइड होती है, जैसे कोशिका है ये डिवाइड होती है तो ये मध्य पट्टिका बनती है। मध्य पट्टिका का जब निर्माण होता है उसके निर्माण में, यानी कैल्शियम मध्य पट्टिका का प्रमुख घटक है जो कोशिका विभाजन एवं विवर्धन जैसी क्रियाओं को प्रभावित करता है। कैल्शियम न्यूक्लिक अम्लों को प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट को एमिनो अम्लों से जोड़ने का काम भी करता है। कैल्शियम क्या करता है भाई? कैल्शियम न्यूक्लिक अम्लों को किसके साथ? प्रोटीन के साथ, और कार्बोहाइड्रेट को अमीनो एसिड के साथ जोड़ने का काम करता है। अब इसकी न्यूनता के लक्षण देखते हैं। न्यूनता के लक्षण, हाँ भाई, कैल्शियम है कोशिका भित्ति को, एक तो कोशिका भित्ति का लचीलापन समाप्त करता है, यानी कोशिका भित्ति का इसमें लचीलापन समाप्त हो जाता है इसकी न्यूनता से। कैल्शियम की न्यूनता से कोशिका भित्ति का लचीलापन समाप्त हो जाता है, लचीलापन समाप्त हो जाता है। दूसरी बात, पत्तियों का आकार, पत्तियां कैसी हो जाती हैं? विकृत हो जाती हैं, पत्तियां विकृत हो जाती हैं तथा शीर्ष से नीचे की ओर झुक जाती हैं। शीर्ष से विकृत तथा शीर्ष से नीचे की ओर, यानी पत्ती है वो आगे से नीचे की ओर ऐसे झुक जाएगी। जैसे ये पत्ती है, ये अगला भाग है, ये इस तरह से नीचे की ओर झुक जाता है। नीचे, शीर्ष से नीचे की ओर झुक जाती है। इसे अंकुरित शीर्ष, इसे अंकुशित शीर्ष कहते हैं।
इस रोग को कौन सा रोग कहा जाता है? अंकुशित शीर्ष रोग भी कहते हैं। और हरिमाहीनता उत्पन्न होती है, हरिमाहीनता उत्पन्न होती है। किसके कारण? कैल्शियम के कारण। यानी कैल्शियम मृदा में एपेटाइट, कैल्साइट और डोलोमाइट अयस्कों के रूप में पाया जाता है। पौधे इसे मृदा से कैल्शियम आयन के रूप में अवशोषित करते हैं। ये कोशिका विभाजन के समय मध्य पट्टिका का निर्माण करता है। यह कैल्शियम है वो न्यूक्लिक अम्लों को प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट को अमीनो अम्लों से जोड़ने का काम करता है। न्यूनता के क्या क्या लक्षण है? कोशिका भित्ति का लचीलापन समाप्त हो जाता है और पत्तियां विकृत हो जाती हैं और आगे से यानी शीर्ष से नीचे की ओर झुक जाती हैं। ऐसे शीर्ष को हम अंकुशित शीर्ष कहते हैं और हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, अगला 7वां बिंदु आता है पोटेशियम। हाँ भाई, पोटेशियम। अब पादप है वो पोटेशियम को मृदा से, पादप पोटेशियम को मृदा से पोटेशियम आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। पादपों को पोटेशियम की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। यह पादपों के लिए जैव रासायनिक क्रियाओं जैसे विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाएं जैसे ऋणायन उदासीनीकरण, कोशिका कला अभिगमन, यानी कोशिका कला से आयनों का स्थानांतर अभिगमन होता है, वो काम करता है। और एंजाइमों का सक्रियण करता है, एंजाइम सक्रियण का काम करता है। और परासरण विभव को प्रभावित करता है। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण, रंध्रों के खुलने बंद होने, बीजों और फलों की सामान्य वृद्धि के लिए भी पोटेशियम आवश्यक है। इन क्रियाओं के अलावा भाई रंध्रों का खुलना और बंद होना, अपन ने सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत पढ़ा था। तो रंध्रों के खुलने बंद होने में, प्रकाश संश्लेषण में, बीजों और फलों की सामान्य वृद्धि के अंदर पोटेशियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किस रूप में मृदा से अवशोषित करते हैं? पोटेशियम आयन के रूप में। यह पादपों में विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाएं जैसे ऋणायन उदासीनीकरण, कोशिका कला अभिगमन, एंजाइम सक्रियण, परासरण विभव को प्रभावित करता है। इसके अलावा रंध्रों के खुलने बंद होने को, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को और फलों को, बीजों और फलों की सामान्य वृद्धि को पोटेशियम प्रभावित करता है। अब इसकी न्यूनता के लक्षण देखें। न्यूनता के लक्षण, क्या क्या लक्षण है इसकी न्यूनता के? तो पोटेशियम की न्यूनता के लक्षण सबसे पहले परिपक्व पत्तियों में दिखाई देते हैं। इनके पहले लक्षण कहां पे दिखाई देते हैं? परिपक्व पत्तियों पर दिखाई देते हैं। पहले लक्षण कहां दिखाई देते हैं? परिपक्व यानी पुरानी पत्तियों के ऊपर न्यूनता के लक्षण पहले दिखाई देते हैं और जिससे पत्तियां क्या हो जाती हैं? विकृत यानी मुड़ जाती हैं और हरिमाहीनता उत्पन्न होती है। हरिमाहीनता उत्पन्न होती है। दूसरी बात वृद्धि है, पादपों की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, पादप बढ़ना रुक जाते हैं और वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है और एवं पादप झाड़ीनुमा हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? झाड़ीनुमा हो जाते हैं। वृद्धि रुक जाती है, पादप झाड़ीनुमा दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? झाड़ीनुमा दिखाई देते हैं। तीसरी बात रोग प्रतिरोधक क्षमता, पादपों की रोग प्रतिरोधक यानी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से जो लड़ने की क्षमता है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। किसकी कमी से? पोटेशियम की कमी से। किसकी कमी से भाई? पोटेशियम की कमी से। न्यूनता के क्या क्या लक्षण है? यानी
पोटेशियम की कमी के जो पहले लक्षण हैं वो पादपों की परिपक्व पत्तियों पे दिखाई देते हैं। पत्तियां विकृत हो जाती हैं, पत्तियों में हरिमाहीनता उत्पन्न होती है, पादप की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, पादप झाड़ीनुमा दिखाई देने लगता है और पादपों की रोग प्रतिरोध क्षमता है वो घट जाती है। अगला हमारा आता है मैग्नीशियम Mg। हाँ भाई, पादप मैग्नीशियम को मृदा से, कहां से? पादप मैग्नीशियम को मृदा से मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसका सूत्र है MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में, या डोलोमाइट, अभी जो ये कैल्शियम का था इसके, डोलोमाइट का सूत्र होता है MgCO3.CaCO3, यानी इसमें भी मैग्नीशियम होता है, डोलोमाइट में भी। तो इनसे ये, यानी मैग्नीशियम कार्बोनेट से और डोलोमाइट से पौधे हैं वो मैग्नीशियम को अवशोषित करते हैं। यह क्लोरोफिल का मुख्य घटक है। कई बार पूछा, ये सेकंड ग्रेड के अंदर भी क्वेश्चन आ चुका कि क्लोरोफिल का मुख्य घटक कौन है। तो क्लोरोफिल का मुख्य घटक, या कई बार पूछ लेता है क्लोरोफिल का केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, तो वो भी क्या है? मैग्नीशियम है। हाँ भाई, जो हरिमाहीनता को रोकता है, ये मैग्नीशियम है, ये क्या करता है? हरिमाहीनता को रोकता है, अर्थात पर्णरहित के विघटन को रोकता है, क्योंकि पर्णरहित का मुख्य केंद्रीय धातु परमाणु यही है। तेलीय बीजों में मैग्नीशियम है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह सामान्यतः ऐसा माना गया है कि यह तेल निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इसकी न्यूनता के क्या क्या लक्षण हैं? न्यूनता के लक्षण, हाँ भाई, मैग्नीशियम की कमी से क्या होगा? अंतःशिरीय हरिमाहीनता होती है। अंतःशिरीय हरिमाहीनता, अंतःशिरीय हरिमाहीनता क्या है समझना एक बार। जैसे ये पत्ती है, ये इसकी सिराएं, ये और जैसे ये सिराएं हैं ये, तो ये सिराएं है ना, ये सिराओं वाले भाग है, वहां पे हरिमाहीनता उत्पन्न होती है। फिर दूसरी बात, एंथोसाइनिन वर्णक बनता है। कौन सा बनता है? एंथोसाइनिन वर्णक बनने के कारण पत्तियों पर लाल, पीले और नारंगी धब्बे बन जाते हैं। दोबारा से समझो, मैग्नीशियम को पौधे मृदा से मैग्नीशियम कार्बोनेट यानी MgCO3 या डोलोमाइट MgCO3.CaCO3 से अवशोषित करते हैं। ये क्लोरोफिल का मुख्य घटक है, केंद्रीय धातु परमाणु है क्लोरोफिल का। इसकी न्यूनता के कारण अंतःशिरीय हरिमाहीनता होगी और एंथोसाइनिन वर्णक के बनने के कारण पत्तियों में लाल, पीले और नारंगी रंग के धब्बे बन जाते हैं। हाँ भाई, इस पाठ के जो अन्य टॉपिक बच गए वो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।